हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि सर के वाले में। तो आज की वीडियो उत्तराखंड एसएससी 10+2 और ग्रेजुएट लेवल के लिए, जिसमें हम बात करेंगे समूहों के एग्ज़ाम जैसे कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम हैं आपके आने वाले और वीडियो वीपीडीओ के। तो आज हम बात करेंगे विश्व के इतिहास की यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करेंगे, जिसमें कि हम फ्रांस की क्रांति यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री में 2 क्लासेस ले ली हैं, जिसमें हमने यूरोप का पुनर्जागरण पढ़ा है और फिर अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा है। आज ये थर्ड वीडियो है हमारी विश्व के इतिहास की, जिसमें हम बात करेंगे फ्रांस की क्रांति की। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, तो इसको अच्छे से देखना और यहाँ से अच्छे से तैयार कर लेना। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे इसकी पीडीएफ अगर आपको देखनी होगी तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल में जाके यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेना पीडीएफ को इसकी। फिर इसके अलावा यहाँ पर और भी प्लेलिस्ट में क्लासेस हैं आपके लिए, जो कि आपको इन सारी क्लासेस को देखना है। एक बार सभी लोग प्लेलिस्ट में जाके इन क्लासेस को सर्च करना और वहाँ पर से जाके इनको देखना एक एक करके। आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेंगी ये, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं फ्रांस की क्रांति को और देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर फ्रांस में क्रांति का उद्गम हुआ। तो फ्रांस की क्रांति आप देखेंगे यहाँ पर 1789 में हुई थी और इस समय जो यहाँ पर शासन कर रहा था उस राजा का नाम था लुई 16। तो अनेक प्रकार के राजा अनेकों राजा हुआ करते थे वहाँ पर, जो कि लुई नाम से हुआ करते थे, लेकिन ये जो इसका नाम है वो लुई 16 था, ठीक है। तो 1789 आपको याद करना है और याद रखना है, साथ में लुई 16 याद करना है, जो कि उस समय वहाँ पर शासनकाल में था। अब ये राजा की जो खासियत थी वो क्या था, जो शासक था ये निरंकुश और फिजूल खर्ची था, यानी कि अय्यासी भरे जीवन जीता था ये, यानी कि ये क्या करता था, बहुत खर्चीला इंसान था, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता था, ये जनता पर कर लगाया करता था, भारी भरकम टैक्स वसूला करता था, जिस वजह से क्या था, यहाँ की जनता इससे परेशान थी और क्या करने पड़ते थे, इनको कष्ट सहने पड़ते थे। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो फ्रांस में इस समय 2 प्रकार के वर्ग हुआ करते थे, जो कि जिनको बहुत ज़्यादा विशेषाधिकार प्राप्त थे। उनमें तो था पहला पादरी वर्ग, जो कि चर्च को संभालते थे, और दूसरा था अभिजात वर्ग। यहाँ पर आप पादरी वर्ग देखेंगे तो पादरी वर्ग से ही यहाँ पर जो शासन में राजा हुआ करते थे वो लोग आते थे, यानी कि जो राजा हुआ करते थे वो पादरी हुआ करते थे, और उनके जो नीचे काम करते थे, जो उनके शासन में काम करते थे राजा का शासन चलाने के लिए, उनको बोलते थे हम अभिजात वर्ग। तो 2 वर्ग थे जिनको विशेषाधिकार प्राप्त था, और ये 2 लोगों की संख्या कितनी थी, मात्र 5 से 6%, यानी कि पूरी जनसंख्या में 5 से 6% ये 2 लोग थे, और इन दोनों को ही क्या था यहाँ पर विशेष अधिकार प्राप्त थे। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर एक अन्य तीसरा वर्ग भी था, जिसको हम साधारण जनता बोलते हैं, और पूरी जनसंख्या का ये 95% यहाँ पर इनकी जनसंख्या थी। तो ये ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी इनका दबदबा बिल्कुल कम था और इन पर अत्याचार ज़्यादा हुआ करता था, और जो अत्याचार करते थे वो थे पादरी वर्ग और अभिजात वर्ग। टैक्स वसूला करते थे और इसी वजह से इनकी जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय हो चुकी थी। तो जो ये तीसरा वर्ग है, इसमें कौन कौन शामिल थे इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे किसान। जो किसान हुआ करते थे यहाँ के, पहले तो इनके पास ज़मीनें नहीं होती थी, ज़मीनें जिसके पास हुआ भी करती थी तो बहुत कम हुआ करती थी, और उनसे टैक्स वसूला जाता था। साथ में इनसे बेगार कराया जाता था, यानी कि बिना मजदूरी का इनको काम कराया जाता था। और यहाँ के जो जंगल हुआ करते थे, तो जंगलों से जो भी ईंधन या फिर पशु के लिए चारा जो भी लाते थे ये लोग, इस पर भी इन्होंने क्या कर दिया था, रोक लगा दी थी और टैक्स लगा दिया था, जिस वजह से जो यहाँ के किसान थे वो क्या थे, बहुत परेशान थे इनसे। फिर बात करेंगे हम मध्यम वर्ग की। जो तीसरा वर्ग है इसी में आता है मध्यम वर्ग, और इस मध्यम वर्ग में आप देखेंगे शिल्पी हो गए, मजदूर हो गए, निर्धन व्यक्ति, ये सभी लोग क्या थे, मध्यम वर्ग में आते हैं। फिर मध्यम वर्ग में ही एक अन्य वर्ग, जिनमें डॉक्टर, जज, अध्यापक, वकील, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो थोड़े समझदार व्यक्ति थे, और जिनको पास पैसा भी थोड़ा लगभग अच्छा था, लेकिन इन वर्गों को इन्होंने क्या कहा, बुजुर्गा वर्ग कहा। इनके पास पर्याप्त धन था परंतु राजनीतिक अधिकार नहीं थे। मैंने कहा कि ये जो लोग थे ये बिल्कुल पढ़े लिखे वर्ग थे, शिक्षित था, और इनके पास पर्याप्त धन था, परंतु ये इनको राजनीतिक अधिकार बिल्कुल प्राप्त नहीं था, यानी कि ये शासन का कार्य नहीं संभाल सकते थे। इसी वजह से इनको क्या करना पड़ता था, बहुत यहाँ पर अत्याचार सहना पड़ता था, जो कि पादरी और अभिजात वर्ग के लोग इन पर करते थे।
इसी वजह से ये लोग क्या थे, बहुत परेशान थे। जो दस्तकार और मजदूर वर्ग है इनको हीन प्राणी समझा जाता था। और ये जो लोग थे, जो तीसरा वर्ग था, इन्होंने अपनी संस्थाएं बनाई, गुप्त संस्थाएं, जिसके माध्यम से ये क्या करते थे, विद्रोह करते थे और हड़ताल करते थे शासन के प्रति। फिर आप देखेंगे जो यहाँ पर राजतंत्र व्यवस्था थी, फ्रांस में राजतंत्र था उस समय, यानी कि राजा वहाँ का प्रधान हुआ करता था और राजा के ही अंडर सारे काम हुआ करते थे। जो राजा था वो राज्य का अध्यक्ष कहलाता था और ये राजा जो था जिद्दी और निरंकुश था और जिसका नाम था लुई 16वां। इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम है मैरी एंतोइने। तो ये जो महिला थी ये भी बिल्कुल राजा की तरह ही थी, बिल्कुल एकदम आप कह सकते हैं मूर्ख प्राणी थी ये। और साथ में ये भी बहुत खर्चीली थी और अय्यासी भरा जीवन ये दोनों जीते थे। जनता की कोई यहाँ पर इनको देख रेख का कोई भी इस तरीके से कार्य नहीं था इनका। तो ये अपने ही कार्यों में मग्न थे और जनता से कोई लेना देना इनका नहीं था। इसी वजह से जनता क्या थी, इनसे परेशान थी। इसी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बुद्धिजीवी लोग थे वहाँ पर के, जो बुजुर्गवा वर्ग मैंने जिनको अभी डिनोट किया कि जो वकील हुआ करते थे, शिक्षक हुआ करते थे वहाँ के, और डॉक्टर हुआ करते थे, इनको बुजुर्गवा वर्ग उन लोग यहाँ पर कहा जाता था। और इन लोगों ने फिर क्या किया, यहाँ पर से आंदोलन करने शुरू किए। तो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर अपने विचार व्यक्त किए और इनके जो विचार हुआ करते थे वो तर्क पर आधारित हुआ करते थे। जो पादरी वर्ग थे, जो राजा थे, उनके जो विचार थे वो बिल्कुल ईश्वर की देन पर थे, यानी कि ईश्वर ही उनके लिए श्रेष्ठ था। कोई तर्क नहीं था उनका, कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं था। जो चीज़ मानने के लिए कहेंगे तो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अंधविश्वास वाली चीज़ें उस समय राजा के लिए ज़्यादा थी। लेकिन जो ये बुद्धिजीवी वर्ग थे ये तर्क पर आधारित कार्य करते थे, जो भी बातें करेंगे वो तर्क पर होगा इनका। तो इसी वजह से इसको क्या कहा गया, तर्क का युग कहा गया। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, ईश्वर के स्थान पर यहाँ पर प्रकृति को मानते थे, यानी कि ईश्वर को नहीं मानते थे और प्रकृति को मानते थे। ऐसा नहीं है कि ईश्वर को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, उसकी मान्यता खत्म होगी ईश्वर की, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बट ये क्या करते थे, जो उस समय का अंधविश्वास था उस चीज़ को ये फॉलो नहीं करते थे, बल्कि मनुष्य के लिए काम करते थे, मानवतावाद के लिए काम करते थे, ये प्रकृति को मानते थे। ठीक है, तो इस समय कुछ व्यक्ति थे जो कि बुद्धिजीवी थे, जिनमें से जिनका नाम है वोल्टेयर, रूसो और मोंटेस्क्यू। ये तीन व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पर फ्रांस की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम इन तीनों के बारे में एक एक करके देख लेते हैं, इनकी खासियत क्या है और ये किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। तो वोल्टेयर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले ये जो वोल्टेयर था ये चर्च का विरोधी था, यानी कि पादरियों का विरोध करता था और इसने पादरियों के विरुद्ध अनेकों आंदोलन भी अपने समय में किए थे। इसकी एक रचना है, रचना आपको क्या करना है, याद करना है, वोल्टेयर की रचना जिसका नाम है लेटर्स ऑन इंग्लिश। लेटर्स ऑन इंग्लिश इसकी क्या है, एक रचना है। एक कथन इसने कहा था जो कि फेमस था, इसका कथन जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। यह कथन किसने कहा है, तो आप बोलेंगे इसका राइट आंसर वोल्टेयर ने, जो कि फ्रांस की क्रांति का एक जनक माना जाता है। फिर यहाँ पर अगला देखेंगे आप, रूसो नाम का एक व्यक्ति है जो कि स्विट्जरलैंड का रहने वाला एक लेखक था। इसने क्या करता था, ये लोकतंत्र का समर्थक था, यानी कि लोकतंत्र के लिए कार्य करता था। और इसकी एक रचना है जिसको हम बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और एक अन्य है दी एमिल करके। तो ये दो रचनाएं हैं इसकी जो कि फेमस है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, आप इसको याद कर लेना। एक व्यक्ति था नेपोलियन, अभी आपको नेपोलियन के बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जो नेपोलियन था उसने रूसो के बारे में क्या कहा, आप देख लेना यहाँ पर। रूसो के बिना फ्रांस की क्रांति संभव नहीं थी, यानी कि रूसो और वोल्टेयर और मोंटेस्क्यू ये इतने खतरनाक व्यक्ति थे, इतने शिक्षित, और इनके जो विचार हुआ करते थे इतने उत्तम हुआ करते थे कि एक विचार के माध्यम से ही यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, फ्रांस में क्रांति को जन्म दिया। इस समय इन लोगों ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, कोई इनके पास हथियार नहीं थे, कोई तोप खाने नहीं थे, लेकिन इनके विचार इतने अच्छे थे, इतने तगड़े विचार थे कि इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर फ्रांस में एक क्रांति को जन्म दिया जो कि पादरियों के विरुद्ध थी और अभिजात वर्गों के विरुद्ध थी। फिर अन्य व्यक्ति जिसका नाम है मोंटेस्क्यू, और मोंटेस्क्यू को यहाँ पर गणतंत्र और लोकतंत्र की सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करने के लिए जाना जाता है। तो ये भी लोकतंत्र पर विश्वास करता था, गणतंत्र पर विश्वास करता था। और इसने क्या किया, यहाँ पर एक रचना लिखी। इंग्लैंड में रहने गया था ये कुछ 2 साल तक, तो वहाँ पर रह के इसने क्या की, एक
रचना लिखी जो कि है कानून की आत्मा। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए, कानून की आत्मा यानी कि द स्पिरिट ऑफ लॉज। ये जो रचना है ये किसने लिखी है आपसे पूछा जाएगा, तो आप बोलेंगे मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्रांति का प्रारंभ। अभी तक हमने यहाँ पर थोड़ा सा अपना बेस तैयार किया जो कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित था। आपने देखा यहाँ पर किस तरीके से फ्रांस में वहाँ पर शासन चल रहा था और किस तरीके से लोग वहाँ के परेशान हुआ करते थे और जो भी यहाँ के पादरी वर्ग हुआ करते थे। तो यहाँ से अब फ्रांस की क्रांति का प्रारंभ माना जाता है और किस तरीके से यहाँ पर आरंभ हुई ये हम देखते हैं। आप तो मैंने अभी आपसे बोला कि जो लुई 16 था वो एक फिजूल खर्ची इंसान था, यानी कि अय्यासी भरा जीवन जीता था वो और उसकी पत्नी। ठीक है, तो क्या हुआ 1789 के टाइम पर इनको क्या हुई, धन की आवश्यकता हुई, यानी कि शासन चलाने के लिए इनके पास धन बिल्कुल भी नहीं था। तो ये क्या करना चाहते थे, जनता से टैक्स वसूलना चाहते थे, या फिर इन्होंने एक अधिवेशन बुलाने का निर्णय किया। इस अधिवेशन को बोलते हैं सभा स्टेट जनरल। स्टेट्स जनरल इस अधिवेशन को बोला जाता है, जो कि आप देखेंगे 1614 के बाद बिल्कुल भी नहीं हुआ था। यानी कि 1614 के बाद ये जो ऐसा हो सकता था कि जो अधिवेशन है वो हर एक साल में किया जा सकता था, परंतु इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर अपने ही तरीके से कार्य करते थे। जो राजा हुआ करते थे जनता की बिल्कुल नहीं सुनते थे, जनता के हित में बिल्कुल कार्य नहीं करते थे, अपने हित में अपने लाभ के लिए कार्य करते थे। इसी वजह से इन्होंने क्या किया, कोई भी यहाँ पर अधिवेशन नहीं किया। ये जो अधिवेशन होता था इसका काम ये होता था कि जनता की भलाई के लिए यहाँ पर किस तरीके से टैक्स वसूला जाए और यहाँ का बजट तैयार किया जाए और किस तरीके से यहाँ की जनता खुश रह सकती है, उनके लिए अच्छे कार्य किए जाए। ये सभाएं इसलिए हुआ करती थी। लेकिन ये जो राजा थे इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया और क्या किया, यहाँ पर एक भी अधिवेशन नहीं बुलाया। तो इस समय क्या था, ये लोग जो राजा था वो चाहता था कि अधिवेशन बुलाया जाए और निर्णय लिया जाए कि किस तरीके से टैक्स को बढ़ाया जाए और फिर जो कि पैसा है जो कि इनका खर्च हो चुका था वो वापस से लाया जाए। तो इसी वजह से यहाँ पर जो तीसरे वर्ग के लोग थे वो बड़े खुश थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि इस बार हम अपनी बात रखेंगे और एक स्वतंत्रता की बात करेंगे। तो 17 जून 1789 को यहाँ पर जो तीसरे वर्ग के लोग थे उन्होंने क्या किया, अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। क्योंकि इनके पास पैसा तो था, जो कि बुजुर्गा वर्ग था, इनके पास पर्याप्त पैसा था, लेकिन इनके पास राजनीतिक अधिकार नहीं थे, अत्याचार इनके पास हुआ करते थे और टैक्स इनको ज़्यादा देना पड़ता था। इसी वजह से ये परेशान थे। और जो 96% जनता थी ये तीसरे वर्ग में ही थी और इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर राष्ट्रीय सभा की घोषणा कर दी। तो इस वजह से यहाँ पर जो लुई 16 था वो थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये जो तीसरा वर्ग है वो इस तरीके से हमला करेगा या फिर अपनी नई सभा बना लेगा। तो इसने क्या किया, यहाँ पर 20 जून को अधिवेशन होना था, लेकिन जो राजा था लुई 16 उसने क्या किया, जहाँ पर अधिवेशन होना था वहाँ पर क्या कर दिया, सेना तैयार करके खड़ी कर दी, जिससे कि जो तीसरा वर्ग है वो हमला ना कर सके और अपनी बातों को ना रख सके और वहाँ पर सभा को भंग ना कर सके। इसी वजह से उसने क्या किया, वहाँ पर अंगरक्षकों का पहरा लगा दिया। लेकिन ये जो तीसरे वर्ग के लोग थे, जो तीसरा स्टेट से जिसको हम थर्ड स्टेट बोलते हैं, इन लोगों ने क्या किया, सभा में तो शामिल नहीं हुए, लेकिन इन्होंने अपना अलग से एक जगह एकत्र हुए, जो कि है शाही टेनिस कोर्ट। जिस तरीके से आप इंडिया में भी देख सकते हैं, लोग अगर सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहते हैं तो वो दिल्ली में जंतर मंतर में एक जगह जाके या फिर रामलीला मैदान में जाके अपना आंदोलन को करते हैं। उसी तरीके से ये जो तीसरा वर्ग था इसने भी क्या किया, सरकार के साथ तो ये काम नहीं किया इन लोगों ने, लेकिन अपना अलग से इन्होंने क्या कर दिया, इकट्ठा हुए और राष्ट्रीय सभा करके एक इन्होंने सभा बनाई। तो वहाँ से इन लोगों ने क्या किया, फ्रांस के लिए संविधान बनाना प्रारंभ किया। यानी कि संविधान की यहाँ पर शुरुआत इन लोगों ने कर दी थी, जो कि अपने जनता के हित के लिए था। तो लुई 16 ने इनको रोकने का बहुत प्रयास किया और साथ में इनको बंदी बनाना शुरू किया, यानी कि जेलों में डालना प्रारंभ किया। तो धीरे धीरे करके कुछ लोगों को ये जेल में भी डालना शुरू किया इसने। तो 14 जुलाई को क्या होता है, 14 जुलाई 1789 को जो एक क्रांतिकारी लोग हुआ करते थे, जो थर्ड स्टेट था, तीसरा वर्ग था, इसने क्या किया, जो बास्तिल नाम का एक कारागाह है, यानी कि एक जेल थी जो कि बास्तिल में है, वहाँ पर क्या किया इन्होंने, वहाँ का जो फाटक है, जो कि वहाँ का गेट है, उसको तोड़कर वहाँ के जो बंदी इन्होंने बनाए थे,
जिन लोगों को इन्होंने जेल में डाला था लुई 16 ने, उनको क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। तो यहीं से क्या होती है, फिर फ्रांस की क्रांति को जन्म मिलता है। ये जो घटना घटी थी ये 14 जुलाई 1789 को घटी थी। इसी वजह से इन्होंने क्या किया, इस दिन राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया। तो फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बोलेंगे 14 जुलाई को। ठीक है, तो इसके बाद आप देखेंगे जो इस 14 जुलाई का दिन था, इसके बाद जो लुई 16 था एक नाम मात्र का राजा रह गया था, यानी कि ये सिर्फ नाम का था, काम का कुछ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय जो सभा थी वो देश के लिए अधिनियम बनाने लगे थे, कानून बनाने लगे थे, संविधान की रचना ये करने लगे थे। इस समय जो इनका नारा था वो नारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये जो नारा था वो फ्रांस की क्रांति की देन है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति की देन कौन सा नारा है, तो आप बोलेंगे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। फिर आप देखेंगे यहाँ पर युद्ध और राजतंत्र का अंत किस तरीके से हुआ। युद्ध का प्रारंभ होता है और राजतंत्र का अंत होता है। युद्ध क्यों प्रारंभ होता है, इसका रीज़न हम जानेंगे। तो जो अभिजात वर्ग और जो पादरी वर्ग हुआ करते थे वो क्या हुआ, इन जो राष्ट्रीय सभा थी उससे डर कर ये क्या किया, देश छोड़ के भाग गए, अन्य देशों में इन्होंने शरण ली। तो शरण लेने के बाद इन लोगों ने क्या किया, जो राष्ट्रीय सभा थी फ्रांस की, उनके विरुद्ध इन्होंने अन्य देशों से मदद मांगना शुरू किया और इनके खिलाफ यहाँ पर लड़ाई करना शुरू कर दिया। जो राष्ट्रीय सभा थी इन्होंने अपना नाम बदल के अब नई विधानसभा इन्होंने अपने आप को घोषित किया। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो फ्रांस है, फ्रांस ने ऑस्ट्रिया, प्रसा जिसको जर्मनी बोला जाता है, और सेवाई जो कि इटली का है क्षेत्र के राजाओं के विरुद्ध लड़ना पड़ा। तो यहाँ पर इन लोगों से इन्होंने क्या की, जो अभिजात वर्ग थे, जो यहाँ के पादरी वर्ग थे, इन लोगों ने ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली के राजाओं से यहाँ पर क्या कही, यहाँ पर से मदद मांगी और इन लोगों ने इनके खिलाफ लड़ना शुरू किया। क्यों लड़ना शुरू किया? क्योंकि जो ये अन्य देश थे इनके वहाँ पर भी राजतंत्र था, राजा ही यहाँ पर राज करता था। तो ये लोग सोचते थे कि अगर जिस तरीके से यहाँ के जो तीसरा वर्ग है वो बिल्कुल पादरियों के विरुद्ध खड़ा हुआ है, तो इसी वजह से उनके देश में भी क्या हो सकता है, इस तरीके से लोग आंदोलन कर सकते हैं और अपने लिए अलग संविधान की मांग कर सकते हैं। इसी वजह से इन लोगों ने क्या किया, इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की और यहाँ पर पादरी और अभिजात वर्गों का इन्होंने क्या किया, साथ दिया और जो राष्ट्रीय सभा थी, विधानसभा थी, इनके विरुद्ध यहाँ पर लड़ना शुरू किया। इसी बीच में क्या हुआ, जो राष्ट्रीय सभा थी उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो राजा और रानी थी, लुई 16 और उसकी जो पत्नी थी, उनके विरुद्ध क्या किया, यहाँ पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और इनको फिर क्या किया, 1793 में फांसी दे दी गई। ठीक है, 1793 में लुई 16 को क्या कर दी, फांसी दे दी। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर ब्रिटेन, हॉलैंड, स्पेन, हंगरी, इन देशों ने भी यहाँ पर क्या किया, फ्रांस के विरुद्ध लड़ना शुरू किया। इस टाइम पर आप देखेंगे यहाँ पर कि जो एक तो थी राष्ट्रीय सभा और एक अन्य सभा भी यहाँ पर जन्म ले चुकी थी, जिसको हम बोलते हैं जैकोबिन्स। जैकोबिन्स यहाँ पर उग्र दल था एक, जैसे कि आप इंडिया में देखते हैं जिस समय स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो राष्ट्रीय यहाँ पर जो कांग्रेस थी वो दो दलों में बढ़ गई थी, जैसे गरम दल और नरम दल। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी दो दल हुआ करते थे, एक तो थी राष्ट्रीय सभा जो कि विधानसभा थी और दूसरा था जैकोबिन्स। जो जैकोबिन्स थे वो उग्रवादी दल थे और इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो लोकतंत्र था उस पर विश्वास करते थे ये, और इन लोगों ने अपनी यहाँ पर एक सरकार बना ली। तो यहाँ पर अब जो सरकार का जो कार्यकाल है वो सिर्फ जैकोबिन्स के हाथों में था। अब ये जैकोबिन्स क्या करते थे, जो भी क्रांति हुआ उस समय वहाँ पर होती थी फ्रांस में, तो उसके विरुद्ध जो भी आवाज़ उठाता था उनको ये क्या करते थे, उनकी शक्तियों को कुचल देते थे, उनको ये क्या करते थे, जेल में डाल देते थे और इस तरीके से वो अपना शासन करते थे। तो इसी वजह से इसको क्या कहा गया, आतंक का राज कहा गया। जैकोबिन्स की जो सरकार थी उसको आतंक का राज कहा गया। इस वक्त क्या होता है, यहाँ पर फ्रांस में नेपोलियन का उदय होता है। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने सुना होगा। तो फ्रांस का यहाँ पर एक शासक था जिसका यहाँ पर जन्म होता है, और जन्म कब होता है, 15 अगस्त 1769 को। और कहाँ पर होता है, कोर्सिका द्वीप की यहाँ पर अजासिको में, जो कि राजधानी हुआ करती थी कोर्सिका द्वीप की, वहाँ पर इसका जन्म हुआ। इसके पिता का नाम आप देखेंगे कार्लो बोनापार्ट है। इसने क्या किया, अनेक देशों के साथ युद्ध किया, जो कि 1792 से 1815 के बीच में इसने
फ्रांस की क्रांति में बहुत योगदान दिया और फिर अनेकों यहाँ पर युद्ध लड़े और युद्ध ये जीतता भी था। लास्ट में क्या हुआ, 1-2 युद्ध ये हार गया और फिर इसकी मृत्यु हो गई थी। अभी हम देखेंगे उसको। तो इसकी अगर आप शिक्षा की बात करेंगे तो इन्होंने एक ब्रिटेन में सैनिक अकादमी से इसने शिक्षा ग्रहण की थी और उसके बाद इसने क्या किया, 1784 में इसने तोपखाने से संबंधित विषयों का अध्ययन करने के लिए इसने पेरिस चला गया। तो वहाँ पर इसने तोपखानों के संबंधी में यहाँ पर जानकारी प्राप्त की। इस समय जो यहाँ की सभा हुआ करती थी, जो राष्ट्रीय सभा थी, उसकी ये आंतरिक सेना का सेनापति बन गया यहाँ पर। तो नेपोलियन सबसे पहले क्या बना यहाँ पर, सेनापति बना, जो कि यहाँ की आंतरिक सेना का सेनापति था। फिर उसके बाद यहाँ पर 1799 में नेपोलियन यहाँ पर प्रथम कांसल बना। फिर 1802 में ये फिर हमेशा के लिए कांसल बन गया था। ठीक है, कौंसल बन गया था ये नेपोलियन। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम बार ये काउंसिल कब बना था, तो आप बोलेंगे 1799 में। फिर ये फ्रांस का सम्राट बना, कब बना ये, 1804 में ये फ्रांस का सम्राट बन गया था। तो सत्ता इसके हाथों में आ गई थी नेपोलियन के। उसके बाद इसने क्या किया, लड़ना शुरू किया। इसी वजह से ये फ्रांस का आधुनिक निर्माता इसको माना जाता है, यानी कि आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। इसने कौन कौन से देशों के साथ लड़ाई की, ऑस्ट्रिया जिसको इसने हराया, प्रसा को भी इसने हराया 1806 में, फिर रूस को भी इसने 1807 में हरा दिया था। इसने जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड को इसने बनियों का देश कहा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि नेपोलियन ने बनियों का देश यहाँ पर किसको कहा, इंग्लैंड को कहा था। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे जो इस नेपोलियन है, नेपोलियन ने एक बैंक की स्थापना की, बैंक ऑफ फ्रांस, जो कि 1800 में इसने इसकी स्थापना की थी। इसके अलावा नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाए, यानी कि जो वहाँ के लॉ हुआ करते थे उसको इसने वहाँ के लिए देश के जनता के लिए लॉ बनाने शुरू किए, जिसको इन्होंने क्या कहा, नेपोलियन का कोड कहा। नेपोलियन का कोड किसको कहा जाता है, कानूनों का संग्रह करने को। ठीक है, फिर एक युद्ध होता है जो कि इसने लड़ा था इंग्लैंड के विरुद्ध, जो कि है 1805 का, 21 अक्टूबर 1805। इस युद्ध को बोलते हैं ट्राफलगर का युद्ध। ठीक है, तो ट्राफलगर का युद्ध इसने लड़ा था और इसमें ये क्या हुआ, हार गया था। जो इंग्लैंड थी इसकी नौसेना के अध्यक्ष थे एक, जिसका नाम है नेल्सन। तो इनके हाथों इनको क्या होना पड़ा, पराजित होना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो इंग्लैंड थी उसकी जो नौसेना थी वो बहुत मजबूत हुआ करती थी उस टाइम पे। फिर यहाँ पर नेपोलियन के विरुद्ध जितने भी फ्रांस के अन्य मित्र राष्ट्र थे उन लोगों ने एक योजना बनाई और एक साथ लड़कर नेपोलियन को हराने की कोशिश की। तो 1813 में एक युद्ध होता है जो कि मित्र राष्ट्रों के यूरोप के जो राष्ट्र हुआ करते थे उन्होंने नेपोलियन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, और ये जो लड़ाई लड़ी गई ये लिपगिज नामक स्थान पर लड़ी गई। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, ये जो नेपोलियन था वो हार गया था। और फिर क्या हुआ, जो ये नेपोलियन को इन्होंने क्या किया, एल्बा के टापू पर भेज दिया था। एल्बा के टापू पर इनको बंदी बनाकर भेज दिया था और कुछ समय बाद ये वहाँ से भाग गए थे और फिर दोबारा ये फ्रांस का सम्राट बन गया था। तो ये था नेपोलियन। उसके बाद आप देखेंगे फिर से नेपोलियन का फ्रांस का सम्राट बन गया था नेपोलियन। दोबारा फिर यहाँ पर जो अन्य देश थे यूरोप के उन लोगों ने फिर से एक योजना बनाई इसके खिलाफ लड़ने के लिए, जो कि 1815 था। तो 1815 18 जून का टाइम है। तो उस टाइम पर वाटरलू की लड़ाई लड़ी गई, जो कि कनाडा में है वाटरलू। तो यूरोप के मित्र राष्ट्र थे एक साइड और दूसरे साइड था नेपोलियन। तो इस वजह से यहाँ पर नेपोलियन को यहाँ पर पराजय का झेलनी पड़ी, यानी कि नेपोलियन की इस युद्ध में हार होती है और इसको बंदी बनाकर फिर सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। और कुछ समय बाद सेंट हेलेना द्वीप में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, जो कि 1821 में है। इस समय जो वाटरलू के युद्ध था उसके बाद एक संधि हुई जिसको हम बोलते हैं वियना सम्मेलन की संधि। ठीक है, वियना संधि कब हुई, वाटरलू के युद्ध के बाद। तो यहाँ पर इस तरीके से ये क्रांति क्या होती है, यहाँ पर ख़त्म होती है नेपोलियन की मृत्यु के बाद, क्योंकि यहाँ पर जो क्रांति है वो इस सम्मेलन के बाद पूर्ण हो जाती है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे जो क्रांति है उसके कुछ नतीजे रहे, जैसे सामंतवाद का विनाश हुआ, पादरी जो अभिजात वर्ग थे, राजा बनते थे, उनका यहाँ पर विनाश हुआ और फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यहाँ पर शुरुआत हुई इसकी। और इस क्रांति ने यहाँ पर राष्ट्र शब्द की आधुनिक अर्थ को स्पष्ट कर दिया था। तो यहाँ उन्हीं के राष्ट्रवाद का जन्म यहाँ पर से शुरू हुआ था फ्रांस से।
तो इस तरीके से आप देखेंगे फ्रांस की क्रांति ख़त्म होती है और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगली वीडियो में हम फिर से लेके आएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक लेकर। तब तक बने रहिए। थैंक यू सो मच।